ये जंग तेजी से खतरनाक होती जा रही है क्योंकि अब इजराइल के 3 बड़े नेता यानी 2 पूर्व प्रधानमंत्री और एक वर्तमान पीएम ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना के साथ मिलकर हमास के आतंकियों को खत्म करने में जुटे हैं। किसी देश के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? किसी देश की सेना के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि उनके साथ पूर्व और वर्तमान प्रधानमंत्री कदम से कदम मिलाकर युद्ध भूमि में तैनात हैं। इसीलिए आज हम आपको इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री नेतन्याहू, पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट और पूर्व पीएम यायर लैपिड की जांबाजी की कहानियां सुनाने और दिखाने जा रहे हैं। इन जांबाजों ने युद्ध का ऐसा अंजाम देने का फैसला किया है जिसके बारे में ना तो हमास ने सोचा होगा और ना ही फिलिस्तीन और उसके सहयोगी देशों ने। अल्लाह अकबर। इस युद्ध का अंजाम क्या होगा? हमास खत्म होगा या 100 साल से चल रही जंग जारी रहेगी? 7 अक्टूबर को शुरू हुआ युद्ध किस ओर जाएगा? क्या 2 खेमों में बंटी दुनिया तीसरा विश्व युद्ध लड़ेगी या मिडिल ईस्ट के आतंकी गुट मिट्टी में मिल जाएंगे? युद्ध की ये तस्वीरें कई सवाल लेकर दुनिया के सामने खड़ी हैं। हमास निर्दोषों की जान लेने पर तुला है और जवाबी कार्रवाई में भी सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। युद्ध इतना खतरनाक हो चुका है कि फिलिस्तीन को इसका खामियाजा भुगतना होगा। क्या हमास का अंत नजदीक आ गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि युद्ध भूमि में इजराइल के 3 सुपर सोल्जर उतर गए हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने युद्ध शुरू होते ही मोर्चा संभाल लिया था, लेकिन जब स्थिति और बिगड़ने लगी तो देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्री भी युद्ध के मैदान में उतर गए। कहा जाता है कि अगर युद्ध में सेना का लीडर कमजोर होता है तो पूरी सेना मार दी जाती है, लेकिन अगर सेना का लीडर एक दिलेर सेनापति के हाथ में होगा तो युद्ध का अंजाम बदल जाता है और इजराइल में भी यही हो रहा है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। हमास को सबक सिखाने के लिए एकजुट हुए इजराइल की ये तस्वीरें हैं। पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट भी सेना की वर्दी पहनकर जंग में उतर गए हैं। 7 अक्टूबर को ही हमास के आतंकी हमले का जवाब देने के लिए इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद इजराइल के नागरिकों ने भी सेना के साथ मोर्चा संभाल लिया। अब पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट के आने से वहां के जवानों का जोश हाई हो गया है। इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है और इस आतंक के दानों का सिर कुचलने के लिए इजराइल का जो पूरा पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है वो संगठित दिखाई देता है, एकताबद्ध दिखाई देता है। इस समय जो इजराइल में जंग चल रहा है हमास के बरखिलाफ, और इजराइल ने कहा है कि वी आर एट वॉर, डिक्लेयर किया है। 50 साल के बाद पहली बार उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ वॉर किया है। पहले तो उनका जंग होता था दूसरे देशों के साथ, लेकिन इस बार एक आतंकी संगठन हमास, जिसका अंग्रेजी में अगर आप अनुवाद करें तो है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, उसके साथ हो रहा है। सोशल मीडिया पर नफ्ताली बेनेट का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इजराइल के समर्थक तारीफ कर रहे हैं। देश प्रेम के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों, नेताओं को क्या करना चाहिए, उदाहरण दिया जा रहा है। हमास के हमले के बाद इजरायली सेना ने अपने रिजर्व सैनिकों को भी एक्टिव ड्यूटी पर बुला लिया है। देश की पुकार पर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की रिजर्व बटालियन को ज्वाइन कर लिया। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि इजराइल इतना मजबूत कैसे है, चारों ओर अरब के देशों से घिरा इजराइल अपनी रक्षा कैसे करता है। इसका जवाब इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री वॉर जोन में तैनात नफ्ताली बेनेट की तस्वीरें दे रही हैं।
जब जब इजराइल पर संकट आया, नफ्ताली बेनेट ने हथियार उठा लिए। नफ्ताली बेनेट इजरायली सेना के कमांडर रह चुके हैं। बेनेट इजरायली डिफेंस फोर्सेस की एलीट कमांडो यूनिट सायरेत, मटकल और मगलन के कमांडो रह चुके हैं। साल 2006 में उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में राजनीति में प्रवेश किया। उसके बाद वो नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए। साल 2012 में नफ्ताली बेनेट द जूइश होम नाम की पार्टी पर संसद के लिए चुने गए। बाद में वे न्यू राइट और यामिना पार्टी से भी नेसेट के सदस्य बने। 2012 से 2020 के बीच नफ्ताली 5 बार इजरायली संसद के सदस्य बन चुके हैं। 2019 से 2020 के बीच वो इजराइल के रक्षा मंत्री भी रहे। इस वक्त उनके सेना में शामिल होने से इजराइल में एक सकारात्मक संदेश गया है। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट जो है अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए उनके बीच में भी जा करके वो विजिट करके आए हैं और पूर्व रक्षा मंत्री गैंट्स भी लगातार अपने समर्थन को, अपनी प्रतिबद्धता को सरकार के साथ व्यक्त कर रहे हैं। और इस बात की ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि आने वाले समय में इजराइल में एक यूनिटी गवर्नमेंट बन सकती है। हमास और इजराइल के बीच युद्ध जारी है। ऐसे में एक जाबाज बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए? पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट ने अपने फैसले से इसका भी जवाब दे दिया। यहूदी धर्म को मानने वाले नफ्ताली बेनेट ने हाईटेक सेक्टर में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया है। तेल अवीव में रहते हैं, फिर भी युद्ध भूमि में खड़े हैं। नफ्ताली बेनेट इजराइल के धुर विरोधी फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का जमकर विरोध करते हैं। बेनेट पश्चिमी किनारे और पूर्वी यरूशलेम में यहूदियों की बस्तियों को बसाने का जोरदार समर्थन करते हैं। बेनेट इन बस्तियों को बसाने की योजना में देरी की वजह से नेतन्याहू के फैसले की कड़ी आलोचना भी करते रहे हैं, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए वो हमेशा नेतन्याहू सरकार के साथ खड़े दिखते हैं। जो इजराइल को अगर जिंदा रहना है तो फिर आप देख रहे हैं किस तरह से वो भूतपूर्व जो उनके प्रधानमंत्री थे, बेनेट भी थे, जितने भी थे, नफ्ताली साहब, वो फौज से मिल रहे हैं, सोल्जर से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि सारा देश आपके साथ है। जब आपातकालीन स्थिति आती है तो पूरा देश एक हो जाता है। कुछ हद तक मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि भारत में भी यही स्थिति है। जब भारत पर दिक्कत आती है तो 140 करोड़ की सेना तिरंगे के पीछे निकल पड़ती है। फिलिस्तीन विरोधी बेनेट इस बार हमास को नष्ट कर देने के इरादे से वॉर जोन में उतरे हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ मिलकर इजराइल के लोगों की सुरक्षा के लिए जंग लड़ रहे हैं। ये काम सिर्फ एक जाबाज जंगबाज ही कर सकता है। उन्नीस 1990 में नफ्ताली बेनेट सेना में शामिल हुए, एक प्लाटून कमांडर और बाद में एक कंपनी कमांडर के तौर पर काम किया। बेनेट ने दक्षिणी लेबनान में कई आतंकवादी विरोधी अभियान की कमान संभाली। वो शादीशुदा हैं, 4 बच्चे हैं उनके। इतना सब कुछ होने के बाद भी देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। बेनेट की तरह इजराइल के पूर्व पीएम यायर लैपिड ने भी हमास के खिलाफ जंग में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। एक उदारवादी नेता होते हुए भी लैपिड राष्ट्र की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। दक्षिण में मिस्र, उत्तर में लेबनान, पूरब में जॉर्डन और सीरिया और पश्चिम में विशाल भूमध्य सागर के बीच बसा है इजराइल। इजराइल के चारों ओर अरब देश हैं, यानी दुश्मनों के बीच घिरा एक ऐसा देश जो अपनी सुरक्षा के लिए हर वक्त युद्ध लड़ता रहता है। 7 अक्टूबर को इसी गाजा पट्टी से हमास ने इजराइल पर हमला किया। 7 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे आतंकी पैराग्लाइडर बनकर इजराइल में घुसे और कत्लेआम शुरू कर दिया। इजराइल ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया। 7 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे से 8 अक्टूबर शाम 4:20 तक
इजराइल में 350 लोगों की मौत हो गई। पलटवार में गाजा पट्टी में 313 लोग मारे गए। इजराइल में 1864 लोग घायल हो गए। गाजा पट्टी में 1990, युद्ध में इजराइल के 25 जवान मारे गए तो हमास के 50 आतंकी मिट्टी में मिला दिए गए। हमास ने निर्दोष बच्चों और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। जो सामने आया उसे गोली मार दी। हत्या की तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते। एक टाइम होता था जब हर चौथे दिन इजराइल में कोई ना कोई सुइसाइड बॉम्बर कर देता है। ये भी 7-8 साल हुए, फिर इसराइल ने उसको रोका। अब आप देख रहे हैं कि हमास क्या कर रहा है गाजा स्ट्रिप में। गाजा स्ट्रिप एक छोटी सी धरती का हिस्सा है, 300 या 350 स्क्वायर किलोमीटर, 25 लाख लोग वहाँ रहते हैं और उनकी आबादी बढ़ती जा रही है, जबकि इजराइल की आबादी घट रही है। तो इजराइल के लिए अनिवार्य है मिलिट्री ट्रेनिंग अपने सोल्जर्स के लिए, क्योंकि रक्षा जो कवच है इजराइल का वो उसकी फौज है। महिलाएं भी, इजराइल यहूदी समाज की ये एक बहुत अहम चीज़ है कि औरतों के अधिकार वही हैं जो मर्दों के होते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही है। कहा जा रहा है कि इस युद्ध के पीछे सिर्फ हमास नहीं है, बल्कि इजराइल विरोधी देश पीछे से हमास की मदद कर रहे हैं। इसलिए इजराइल की सुरक्षा की चिंता बढ़ी है। देश को संकट में देख इजराइल के विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री यायर लैपिड भी सरकार के साथ खड़े हो गए और हमास के आतंकियों को मिटाने का ऐलान कर दिया। लैपिड ने कहा कि देश अपने दुश्मनों के खिलाफ एकजुट है। इसके लिए प्रयास ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। 2 पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड दोनों ने सरकार के साथ अपनी पूरी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। यहाँ तक कि यायर लैपिड ने ये भी कहा है कि यदि सरकार की तरफ से कोई एक संयुक्त सरकार को बनाने की कवायद की जाती है, एक यूनिटी गवर्नमेंट को बनाने की कवायद की जाती है, तो वो उसका जो है पार्ट बनना चाहेंगे। इजरायली विपक्षी नेता यायर लैपिड ने 7 अक्टूबर को ही एक अस्थायी ज्वाइंट सरकार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें अब राजनीति को एक तरफ रखकर एक इमरजेंसी सरकार के पक्ष में रहने की जरूरत है, जो दृढ़ संकल्प के साथ हमारे दुश्मनों के खिलाफ इस अभियान को चलाएगी। लैपिड ने साफ साफ कहा कि जब तक पूरी जीत नहीं हो जाती तब तक ये सरकार किसी और चीज में शामिल नहीं होगी। युद्ध के इस मौके पर लैपिड ने ऐलान किया कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ राजनीतिक लड़ाई को बंद कर दिया है और अब जंग सिर्फ दुश्मनों से है। इजराइल आतंकवाद के विरुद्ध ये जो युद्ध लड़ रहा है उसमें एकता की बेहद आवश्यकता है, संगठन की बेहद आवश्यकता है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि इजराइल का प्रत्येक नागरिक, इजराइल का जो प्रत्येक वहाँ पे जो लीडर्स हैं वो अपनी एकता को, अपने पूरे समर्पण को व्यक्त कर रहे हैं। वो सरकार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। यायर लैपिड उदारवादी माने जाते हैं, लेकिन देश हित में एक साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने वर्तमान इजरायली सरकार के मैनेजमेंट पर 2 टूक बोल दिया। यायर लैपिड ने यह कहा कि नेतन्याहू ये बखूबी जानते हैं कि इस स्थिति में वो अपने वर्तमान सहयोगियों के साथ युद्ध को मैनेज नहीं कर सकते हैं। ऐसे में इजराइल को एक मजबूत और जिम्मेदार सरकार की ज़रूरत है। इस स्थिति में मजबूत गठबंधन यही संदेश देना चाहता है कि ऐसे वक्त में देश अपने दुश्मन के खिलाफ एकजुट है। लैपिड का जन्म 1963 में तेल अवीव में हुआ था। जुलाई से दिसंबर 2022 तक इजराइल के 14वें पीएम रहे। राजनीति में आने से पहले लैपिड एक सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक, पत्रकार, टीवी एंकर, नाटककार, अभिनेता और संगीतकार थे। लैपिड ने 12 सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकें प्रकाशित की, जिनमें से सबसे मशहूर है मेमोरीज आफ्टर माय डेथ। उन्होंने ये किताब दिवंगत पिता के बारे में लिखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लैपिड भी इजराइल की सेना में काम कर चुके हैं। लैपिड वायु रक्षा कोर में तैनात थे, लेकिन स्वास्थ्य प्रोफाइल कम होने के बाद बम्हानी चले गए। वहां पर आईडीएफ पत्रिका में बतौर रिपोर्टर काम किया। और जाहिर है कि किसी भी युद्ध में
विजय तभी हासिल होती है कि जब वो राष्ट्र जो कि युद्ध कर रहा हो उसमें एकता हो, उसमें लगातार एक क्लोज कोऑर्डिनेशन हो, और ये बात स्पष्ट रूप से इजराइल के लीडर्स में वर्तमान समय में दिखाई देती है। लैपेड इजराइल के मध्यम वर्ग के बीच लोकप्रिय हैं। युद्ध पसंद नहीं, कई बार कह चुके हैं कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध होने से क्षेत्र में शांति और विकास होगा, लेकिन जब स्थिति बिगड़ जाती है तो खुद युद्ध में उतर जाते हैं। इस बार हमास के खिलाफ जंग में जंगबाज बनकर उतरे हैं। हमास के अटैक में अब तक 600 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हो चुकी है। इजरायली हमले में गाजा पट्टी के 320 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और उसी के साथ चुनौतियां भी। फ्रंट से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मोर्चा संभाले हुए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि 1972 में टेल अवीव हवाई अड्डे पर किडनैप जेट विमान को बचाने में वो जुटे थे। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री। हमास का हमला होते ही युद्ध का ऐलान कर दिया था और इजराइल में हाई अलर्ट जारी कर सेना को हमले का आदेश दे दिया। नेतन्याहू ने आसमान में वायुसेना को तैनात कर दिया और दक्षिण हिस्से में फलस्तीनी आतंकियों के खिलाफ टैंक उतार दिए और शुरुआती 36 घंटे में 400 के करीब हमास के लड़ाकों को मार गिराया। इजराइल एक ऐसा राष्ट्र है जो कि चारों तरफ से एडवर्सरीज से लगातार घिरा रहता है। उसके ऊपर लगातार चैलेंजेस पहले भी खड़े किए जाते रहे हैं और इजराइल की जो सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स हैं, उसकी जो रक्षा की जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत बड़ी है, विशाल हैं। और जाहिर है कि इजराइल का जो प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए संकल्पबद्धता को अपनी मिलिट्री सर्विस के माध्यम से भी व्यक्त करता है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल बनने के बाद पैदा हुए और युद्ध के बीच ही बड़े हुए। उनके सामने कई चुनौतियां आईं, डटकर सामना किया और जीत हासिल की। एक बार फिर मुश्किलें उनके सामने हैं और नेतन्याहू एक सोल्जर की तरह डटकर मैदान में खड़े हैं। सवाल है, क्या बेंजामिन नेतन्याहू की जीत होगी या फिर शांति के नाम पर सुलह कर लिया जाएगा? इस सवाल का जवाब नेतन्याहू की जिंदगी और जंग से जुड़े इतिहास के पन्नों में है। नेतन्याहू इजराइल की सेना के स्पेशल कमांडो थे और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले नेता। साल 1948 में इजराइल की स्थापना हुई। कुछ महीनों बाद साल 1949 में तेल अवीव में बेंजामिन नेतन्याहू का जन्म हुआ। 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर के नेतन्याहू ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1967 में इजरायली सेना में भर्ती हो गए। 5 साल तक सबसे खतरनाक सायरट मतकाल नाम की स्पेशल फोर्स के स्पेशल कमांडो रहे। इस दौरान नेतन्याहू ने ऑपरेशन इन्फर्नो, ऑपरेशन गिफ्ट और ऑपरेशन इसोटॉप सहित कई बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कई वॉर ऑफ अट्रिशन, यौम किप्पुर जैसे बड़े वॉर में इजरायली सेना की ओर से मोर्चा संभाला और दुश्मनों पर विजय हासिल की। (1972) तेल अवीव हवाई अड्डा। फलस्तीन के आतंकवादियों ने एक विमान का अपहरण कर लिया था और प्लेन को इजराइल के तेल अवीव में बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतार दिया। बंधकों को बचाने के लिए 21 घंटे इजराइल के कमांडो दस्ते ने संघर्ष किया और आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। इस ऑपरेशन में इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल थे। वो उस समय इजराइल की स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे। उस दौरान सेना की वर्दी में कमांडो के रूप में नेतन्याहू की तस्वीरें सामने आईं तो इजराइल के नौजवानों के बीच खासे लोकप्रिय हुए। शानदार कद काठी वाले नेतन्याहू का जबरदस्त क्रेज था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान नेतन्याहू के बड़े भाई योनातन नेतन्याहू शहीद हो गए।
बाद में उन्होंने एक एंटी टेरर इंस्टीट्यूट की स्थापना भी इजराइल के अंदर की और इजराइल की जो रक्षा और सुरक्षा संबंधी जो भी इजराइल की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में उन्होंने शुरुआती दौर से ही, अपने युवा काल से ही लगातार अपने संकल्प को और अपने समर्पण को व्यक्त किया है। भाई की शहादत के बाद नेतन्याहू साल 1972 में सेना से अलग हो गए और पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से साइंस में ग्रेजुएशन और मास्टर पूरी की। पढ़ाई पूरी कर नेतन्याहू वापस इजराइल लौटे और भाई योनाथन की याद में योनाथन एंटी टेररिस्ट इंस्टीट्यूट बनाया और फलस्तीनी आतंकियों को खत्म करने का संकल्प लिया। नेतन्याहू साल 1993 में लिकुड पार्टी के चेयरमैन बने। 1996 में अपनी जबरदस्त लोकप्रियता के चलते सबसे कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री चुने गए। हालांकि 3 साल बाद ही 1999 में हुए आम चुनावों में उन्हें एहुद बराक के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। हार के बाद प्राइवेट सेक्टर की ओर रुख किया, लेकिन ज्यादा दिन तक राजनीति से दूर नहीं रह पाए। साल 2002 में फिर वापस लौटे और प्रधानमंत्री एरियल शैरोन की सरकार में विदेश और वित्त मंत्री बने। 2009 में हुए आम चुनावों में गठबंधन सरकार में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और साल 2013 के चुनावों में पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। इजराइल में नेतन्याहू की लोकप्रियता का आलम यह था कि साल 2015 में हुए आम चुनावों में एक बार फिर प्रधानमंत्री चुन लिए गए। इसके साथ ही चौथी बार प्रधानमंत्री बने नेतन्याहू ने देश के संस्थापक रहे बेन गुरियर के 4 बार प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। 2009 से 2021 तक, 2022 से अब तक इजराइल की आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। कहा जाए कि वर्तमान समय में जो इजराइल के ऊपर ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू से ज्यादा अच्छा और बड़ा लीडर इजराइल में दूसरा नहीं हो सकता। नेतन्याहू हार्डकोर नेशनलिस्ट हैं। देश की सुरक्षा उनके लिए पहले स्थान पर है। हमास और फलस्तीन के खिलाफ हमेशा सख्त रुख अपनाते हैं। ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि नेतन्याहू सत्ता में बने रहने के लिए मस्कुलर नेशनलिज्म का सहारा लेते हैं। हमास के हमले के बाद एक बार फिर अपना दम दिखा रहे हैं। हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए बड़ी सेना को युद्ध में उतार दिया है और खुद भी रणभूमि में एक जाबाज की तरह मुस्तैद हैं। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. बात इजराइल पर आतंकी प्रहार की। शनिवार को हमास के ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों के बाद इजराइल ने आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने का अभियान तेज कर दिया है। इजरायली सेना लगातार गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। इजराइल ने गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक के जरिए कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया है, तो वहीं सैकड़ों आतंकी भी मारे जा चुके हैं। विनाश का बारूद शोले उगल रहा है। रात के अंधेरे में बर्बादी के रॉकेट तबाही मचा रहे हैं। जंग के शोर ने इमारतों को खाक कर दिया है। विस्फोट के साथ उठता धूल और धुएं का गुबार जिंदगी को खाक में मिला रहा है। बंदूकों की तड़तड़ाहट और खौफ से भर देने वाली रॉकेट की उड़ान। युद्ध की गर्जना ने गाजा से इजराइल तक आसमान को बारूद की कालिक से रंग दिया है। जमीन पर बिखरा पड़ा है टूटी हुई इमारतों का मलबा, जली हुई कारें, टैंक और मरे हुए लोगों के शव। आसमान का रंग काला हो चुका है और जमीन इंसानी खून से लाल। जिंदगी सहम गई है।
इस युद्ध में करीब 350 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की जान गई है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। बदले की कार्रवाई में करीब 500 फिलिस्तीनी आतंकी मारे गए हैं। दर्जनों घर और इमारतें तबाह हो चुकी हैं और तबाही लगातार जारी है। इजराइल ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि जब तक आतंकियों का सफाया नहीं हो जाता तब तक जंग नहीं थमने वाली। उधर आतंकी संगठन हमास भी रुकने के मूड में नहीं है। गाजा पट्टी के साथ वेस्ट बैंक से भी हमले किए जा रहे हैं। इस बीच लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कब्जे वाली गोलान हाइट्स पर हमला बोला है। भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर तबाही और बर्बादी की शुरुआत 7 अक्टूबर दिन शनिवार भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से ही आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर रॉकेट से हमला करना शुरू कर दिया। शनिवार को अचानक बिना किसी चेतावनी के हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी से एक के बाद एक महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट्स दागे गए। गाजा पट्टी से इजराइल के शहरों पर रॉकेट से हमला तो महज शुरुआत थी। रॉकेट हमलों के साथ ही हमास के आतंकी इजराइल की सीमा पर लगी बाड़ को काटकर अंदर घुस गए। इसके बाद इन आतंकियों ने जिस तरह गोलाबारी की, बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाया, इजरायली सैनिकों के शवों के साथ छेड़छाड़ की, वो 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 में मुंबई हमलों की याद दिलाता है, जब समंदर के रास्ते दाखिल हुए आतंकियों की गोलाबारी से मुंबई थर्रा उठी थी। साल 2008 में लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादी भारी हथियारों के साथ मुंबई में दाखिल हुए थे। उस वक्त आतंकवादियों ने मुंबई में 2 5 सितारा होटल, एक अस्पताल, रेलवे स्टेशन और एक यहूदी सेंटर को निशाना बनाया था। साल 2008 में जब मुंबई पर अटैक हुआ तब हर रोज सिर्फ शव नजर आ रहे थे। धरती लहूलुहान हो उठी थी। लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से शुरू हुआ मौत का ये तांडव ताज होटल में जाकर खत्म हुआ। हॉस्टेज की आड़ में फायरिंग कर रहे आतंकियों को खत्म करने में 60 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा। आतंकी हमले में 160 से भी ज्यादा लोगों ने तब अपनी जान गंवाई थी। इनमें इजराइल के नागरिक भी शामिल थे। इजराइल पर किया गया हमास के आतंकी हमले का पैटर्न भी मुंबई हमले जैसा ही है। इजराइल पर हमास के हमले ने 26/11 यानी 2008 में हुए मुंबई हमले के जख्म को ताजा कर दिया, क्योंकि इजराइल पर हमास ने उसी स्टाइल में हमला किया जिस तरह 2008 में मुंबई पर आतंकियों ने हमला किया था। आतंकियों ने मुंबई में घुसते ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। कुछ ऐसा ही इजराइल में हमास के हमले के दौरान भी दिखाई पड़ा। शनिवार की सुबह बाइक और मिनी ट्रक पर सवार हमास के आतंकी जब इजराइल की सीमा में घुसे तो सबसे पहले इजराइल के नागरिकों, सैनिकों, बच्चों और महिलाओं को बंधक बनाया। इजरायली नागरिकों को बंधक बनाने वाली कई तस्वीरें, ये तस्वीरें खुद आतंकी संगठन हमास ने जारी की है। इसमें नागरिकों को टॉर्चर करते हुए दिखाया गया है। शायद यही वजह है कि इजराइल पर हुए हमले को मुंबई अटैक से जोड़ा जा रहा है। भारत में इजराइल के डिप्टी हेड ऑफ मिशन ओहद नकाश कायनात ने हमास के हमले को मुंबई अटैक जैसा बताया है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं आमतौर पर आपदाओं को समान नहीं मानता, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो समानताएं बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं। ये हमारा 26/11 है। हम पर प्रहार किया गया है, हमारा खून बह रहा है, लेकिन हम जीतेंगे और इन आतंकवादी कायरों को इसकी कीमत चुकानी होगी। दरअसल 2008 में मुंबई में एक साथ कई जगहों पर आतंकी हमले हुए थे। लोगों को बंधक बनाया गया था। मुंबई के ओबरॉय होटल में आतंकी भारी गोला बारूद लेकर घुसे। लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कामा अस्पताल, नरीमन हाउस और ताज होटल के गुंबद की जलती हुई तस्वीरें भला कौन भूल सकता है।
इजराइल पर हमास के हमले ने उन तस्वीरों को फिर से जहन में जिंदा कर दिया है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने मुश्किल के इस वक्त में इजराइल का समर्थन करने में जरा भी देर नहीं की। उन्होंने ट्वीट किया, इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। यानी प्रधानमंत्री ने दो टूक लहजे में बता दिया है कि भारत मुंबई अटैक समेत तमाम आतंकी हमलों को भूला नहीं है और आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन पर इजराइल ने शुक्रिया कहा है। We need your support and understanding that today something happened. A declaration of war against the state of Israel. It's something that we need to support the good people and the good states in the world, and India is among them. And this is very, very important for us. जाहिर तौर पर इजराइल को भारत का समर्थन मिडिल ईस्ट में रणनीतिक गठजोड़ की शक्ल बदल सकता है। साथ ही भारत इजराइल सहयोग की दिशा भी चेंज कर सकता है, क्योंकि अब तक इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर भारत न्यूट्रल स्टैंड लेता रहा है। दूसरा, मिडिल ईस्ट के कमोबेश हर देश के साथ भारत के बेहतर संबंध हैं, फिर वो चाहे ईरान ही क्यों ना हो। भारत ने ऐसे वक्त में इजराइल का समर्थन किया है जब ईरान से इजराइल पर हमास के हमले के समर्थन में जश्न वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं और इजराइल की ओर से भी कहा जा रहा है कि ईरान हमास के साथ है। भारत की स्थिति हमेशा से ही आतंक के खिलाफ रही है और यही बात इस समय भी पूरी तरह से जाहिर होती है। हालांकि भारत की दोस्ती फिलिस्तीन के साथ भी है, मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है, लेकिन जिस तरह से हमला किया गया है, जिसमें कि एक तरह से आतंकवादी हमला है, हमास जो है एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, तो भारत इजराइल के साथ खड़ा है और ये हमने बयान भी दिया कि ऐसे कठिन वक्त में भारत इजराइल के साथ है। लेकिन वैश्विक राजनीति से इतर सवाल उठता है कि अगर भारत के सामने इजराइल जैसे हालात बने तो फिर विकल्प क्या है और उसके लिए भारत कितना तैयार है। बीते कुछ सालों में भारत की जो सैन्य ताकत है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जमीन, आसमान या फिर समंदर में दुश्मन भारत की सैन्य ताकत से मजबूर है। दुश्मन आंख दिखाने से पहले 4 बार सोचेगा। लेकिन यहां सवाल हमास जैसे आतंकी हमले का है। क्या वाकई भारत इस तरह के हमलों के लिए तैयार है? तारीख 18 सितंबर 2016, जगह उरी, जम्मू कश्मीर। सुबह के 5:30 बजे जब सैनिक अपने कैंप में सो रहे थे, आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए, कई घायल हुए। करीब 6 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद सेना के जवानों ने चारों आतंकियों को मार गिराया। अब तक हर किसी को लग रहा था कि भारत शायद ही कोई बड़ा कदम उठाएगा, लेकिन फिर उरी हमले के 10 दिन बाद 28 और 29 सितंबर की दरमियानी रात को भारतीय सेना के जवानों ने एलओसी के पार बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। पीओके में बने आतंकियों के कैंप उड़ा दिए, 38 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया सर्जिकल स्ट्राइक। भारत की यही रणनीति 14 फरवरी 2019 के पुलवामा अटैक के बाद भारतीय सेना ने अपनाई। पुलवामा अटैक में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ का एक काफिला जम्मू श्रीनगर हाईवे से गुजर रहा था। ये काफिला जब पुलवामा पहुंचा तो घात लगाए बैठे आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसका बदला भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए लिया। आतंकी हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के बालाकोट में दाखिल हुई थी। उस वक्त भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में बने आतंकी शिविरों को निशाना बनाया था।
2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और फिर 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने साबित कर दिया कि वो आतंकियों को बख्शने के मूड में नहीं है। देश पर आतंकी हमले की सूरत में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल वहीं आकर ठहर जाता है, अगर आतंकी संगठन हमास की तर्ज पर भारत पर हमले करते हैं तो क्या होगा? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? भारत की सेनाएं और सुरक्षा तंत्र किसी भी इस प्रकार के हमले के लिए तैयार है और भारत, जैसा कि बार बार बात होती रही, कि टू फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाइना हो, और इस तरह का अगर सरप्राइज अटैक होता है उसके लिए भी हम तैयार हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की स्थिति इजराइल की तुलना में बहुत ज्यादा अलग नहीं है, क्योंकि भारत लंबे वक्त से आतंकी हमलों का शिकार रहा है। खासकर कश्मीर में दशकों से आतंकी घटनाएं होती रही हैं, जो अब भी जारी हैं। पिछले महीने ही जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने हमला किया था, जिनका सफाया करने के लिए 4 दिन तक सैन्य ऑपरेशन चला था। दूसरा, कश्मीर के नाम पर आतंक को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और टीआरएफ जैसे दर्जनों आतंकी संगठन सक्रिय हैं, जो कश्मीर में आतंकी हमला करने की तलाश में रहते हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान में इन आतंकी संगठनों को सरकार और सेना का संरक्षण हासिल है। हालांकि हमास की तरह कश्मीर को निशाना बनाने वाले आतंकियों को रॉकेट जैसे हथियार नहीं मिले हैं। लेकिन अगर कर्ज में डूबे पाकिस्तान की सरकार और ज्यादा कमजोर होती है, या फिर सरकार में आतंकी संगठनों और जिहाद की हिमायत करने वाले नेता शामिल हो जाते हैं, तो फिर भारत के लिए नई चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु ताकत भी है। इजराइल पर हमला बिल्कुल बॉम्बे के अटैक जैसा नहीं, बहुत बड़े लेवल पर है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, और यहाँ पर रॉकेट्स, मिसाइल्स और इसके साथ ही समुद्र के द्वारा, हवा के द्वारा, ज़मीन के द्वारा हर तरफ से हमला किया गया है। और ये एक तरह से बहुत प्लान्ड हमला है, तो बॉम्बे के हमले के जैसा नहीं है, उससे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीते वक्त में भारत की सैन्य ताकत बढ़ी है, खुफिया एजेंसियां मजबूत हुई हैं। जल्द ही भारतीय सेना के पास रूसी तकनीक से लैस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी होगा।